दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल और मैं हूं आपकी दोस्त साबिता ठाकुर। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे पूछते हैं खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल और हम देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी। दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने पहले कॉलर को कॉल लगाते हैं, जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ सर, आपने कुछ सवाल पूछा था, आप कुछ जानना चाहते हैं? आलू की खेती के बारे में, जब खेत तैयार करें जी कितना मात्रा में खाद डाले जानना था। जी रासायनिक खाद कितना मात्रा में डालना? देखिए, आलू की बुआई अक्टूबर में की जाती है। हाँ भली भांत खेत की जुताई करें हाँ और इसके बाद 1 वर्ग मीटर में 2 किलो कंपोस्ट खाद। हाँ 1 वर्ग मीटर में 2 किलो का मतलब ये है कि प्रति हेक्टर आपको 20,000 किलो उसमें सड़ी कंपोस्ट खाद मिलानी है और उसमें प्रति हेक्टर 200 किलोग्राम जिप्सम अवश्य डालें हाँ और इसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन, पूरी डीएपी, पूरी पोटास, यानी 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास। तीनों मात्राएं तत्व रूप में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालें। जो आधी मात्रा यूरिया की बची हुई है आपकी, उसे 2 बार में बेसल ड्रेसिंग में एक महीने बाद और दूसरी उसकी गूल बनाई के बाद, यानी कि 40 से 45 दिन बाद उसमें डालें और सिंचाई कर दें। सबसे अच्छा प्रोसीजर है कंपोस्ट खाद और जिप्सम डालना न भूलें। आलू की अच्छी प्रजातियां हैं कुफरी चिप्सोना और कुफरी चिप्सोना नंबर 2। ये दोनों अच्छी प्रजातियां हैं, इनको आप बोएं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि कुफरी चिप्सोना जो आलू की बहुत अच्छी प्रजाति है, तो सर ये क्या हम हर मिट्टी में लगा सकते हैं? इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी हाँ होती जी, स्पेशल मिट्टी नहीं होती इसके लिए। चिकनी मिट्टी को छोड़कर प्रत्येक भूमि में ये हो जाएगा। बलुई दोमट, मटियार दोमट, हर एक भूमि में हो जाएगा, लेकिन चिकनी मिट्टी में आलू नहीं हो पाता है। मतलब कि हम भारत के हर हिस्से में से लगा हर सकते हिस्से में हो सकता है। जी। और इसमें यह है कि चिकनी मिट्टी में आपका धान है, सिंघाड़ा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चिकनी मिट्टी में हो जाती हैं। चना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आलू नहीं हो पाता चिकनी मिट्टी में। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं रज़ीक गफ्फार शेख जी को और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी, मैं अभी जो कुक्कुट पालन है जी। तो वो करना चाहता हूँ। इसके पहले मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना था, पर ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है, अच्छा, इसके बारे में मतलब जानकारी चाहिए थी। सेंट्रल पोल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, गौरीकान, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में है और मुंबई में ये सबसे बड़ा सेंटर है। आप वहाँ ट्रेनिंग ले सकती हैं। 100 रुपया रोजाना आपको स्टाइफंड देंगे, रुकने की व्यवस्था होगी और आपको खाना मिलेगा मुफ्त। जी और 100 रुपया प्रतिदिन आपको स्टाइफंड देती है संस्था। तो आप यहीं जाएं, सबसे अच्छा सेंटर महाराष्ट्र में यही है, इससे बढ़िया कोई सेंटर है नहीं। फीड और चिक्स कहाँ से मिलेगी? देखिए, इस सेंटर से आपको जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से देते भी हैं ये। इसके अलावा आपके ज़िले के जो पशुधन चिकित्सा अधिकारी हैं, जी उनसे भी आप संपर्क कर लें। ठीक। जी रज़ीक जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? जो मेरे दोस्त का शेड है जी। उसमें मुर्गियों को अभी गर्मी का सीजन चालू हो चुका है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मुर्गियों के लिए हार्ट के प्रॉब्लम से बचाने के लिए नंबर 1 तो यह है कि आपने टीके लगवाएं। इसको रानीखेत की बीमारी होती है और उसकी बीमारी का लक्षण यह है कि पहले थोड़ा हार्ट में डिफेक्ट आता है और फिर मुर्गी बीमार होकर मर जाती है। उसको चूजों को टीके लगवाइए और ठंडा पानी दीजिए पीने के लिए और उनका दाने का ध्यान कीजिए। दाना कभी कभी बाजार से लिया हुआ जो है नुकसान देता है, उसमें केमिकल होते हैं। आप अपना स्वयं का दाना बनाएं, अनाज के टुकड़ों का दलिया बनाएं, उनको दलिया दें, गेहूं का, मक्के का, जो भी आपकी मुर्गियां पसंद करती हों वो अपना दाना स्वयं बनाएं और शुद्ध पानी, शुद्ध दाना दें, तो मुर्गियों में समस्या नहीं आएगी। रानीखेत के टीके लगवाएं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे संपर्क करने के लिए। सर जैसा इन्होंने कहा कि मुर्गियों में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जी। सर वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम ये है मैडम कि मुर्गियों को कभी कभी अनबैलेंस डाइट दी जाती है, तो उनको उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोई चिकना पदार्थ अवश्य दिया है, जबकि मुर्गियों को चिकना पदार्थ नहीं देना चाहिए। और जब उनमें कोलेस्ट्रॉल यानी खून ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, मेन कारण यही है। जी। तो दोस्तों, अगर आप भी मुर्गी पालन करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी मुर्गियों को कोई भी चिकना पदार्थ ना खिलाएं, उससे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। पौधे का पत्ता पीला पड़ना फफूंद की बीमारी का लक्षण है। जी, फफूंद की बीमारी से कई प्रकार की बीमारी आती है, जैसे ब्लाइट है, जिसे झुलसा कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम पूछे अपना सवाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए। और सर व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है, गुरु प्रसाद जी का है। वो जानना चाहते हैं, उन्होंने पपीते के पौधे लगाए हैं और उस पर फल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी के पपीते के पौधे के बारे में वो जानना चाहते हैं। उस पर फल नहीं आए हैं और साथ ही साथ जो फूल लग रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसको कैसे प्रिकॉशन किया जाए ताकि वो सही हो जाए। देखिए मैडम, साइंस के अनुसार मनुष्य जिंदा है, इसी प्रकार पेड़ पौधे जिंदे होते हैं। बिल्कुल। और पेड़ पौधे जिंदा होते हैं तो उनकी समस्याएं भी मनुष्य की तरह या अन्य प्राणियों की तरह होती हैं। जी। कभी कभी ऐसा होता है पौधों में हार्मोन की कमी हो जाती है, और हार्मोन की कमी से ऐसा होता है पौधों में फल रोकने के लिए एक हार्मोन दिया जाता है, ग्लाइसिक एसिटिक एसिड। ये ग्लाइसिक एसिटिक एसिड कई नामों से मार्केट में बिकता है। फिलेनोफिक्स भी कहते हैं इसको, और वर्धक भी कहते हैं। वैसे मूल द्रव्य जो इसमें है वो ग्लाइसिक एसिटिक एसिड है। वो फल रोकने का ही काम करता है। जब पपीतों पर फ्लावरिंग स्टेज हो, यानी फूल पूरी तरह से आ रहा हो, तो उस टाइम पर, उस समय पर 1 ml ग्लाइसिटिक एसिड की स्प्रे 1 लीटर पानी में मिलाकर, 1 ml ग्लाइसिक एसिटिक एसिड 1 लीटर पानी, इसका घोल बना करके पौधे को भली भांति उसकी धुलाई कर दें, यानी स्प्रे कर दें, तो फल रुकने की संभावना पूर्ण हो जाएगी। जी। हाँ। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसा कि इन्होंने पपीते के बारे में पूछा है, इनके पौधे में फल नहीं लग रहे हैं, तो सर जब कभी कभी क्या होता है कि कुछ किसानों की शिकायत आती है हमारे पास कि उनके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करे किसान? पौधे का पत्ता पीला पड़ना फफूंद की बीमारी का लक्षण है। जी। फफूंद की बीमारी से कई प्रकार की बीमारी आती हैं, जैसे ब्लाइट है, जिसे झुलसा कहते हैं, लेट ब्लाइट है, और लीफ रॉट है, पत्ती का सड़न रोग है। तो पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं और वो फफूंद की बीमारी से पीली पड़ती हैं। उसके लिए कॉपर फंजीसाइड यानी कि बावस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें सुधार हो जाता है। जी। और पपीते में जहाँ तक हमने अभी जो पैसे किसान भाइयों ने पूछा है, उसमें भी बावस्टीन अगर वो थोड़ा मिला लें तो और अच्छा रहेगा। बावस्टीन जो है कॉपर फंजीसाइड है, ये हार्मोन भी है और दवा भी है। जी। तो बावस्टीन और ग्लाइसिक एसिटिक एसिड दोनों अगर मिला लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा और फल सब रुक जाएंगे। जी। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी पपीते के बारे में कि इसका कौन से मौसम में इसको लगाया जाए तो बेहतर रहता है? देखिए, पपीते का सबसे अच्छा मौसम तो होता है सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। जी। जी। लेकिन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, यानी उत्तर भारत में इस समय में होता अच्छा, तो साउथ में थोड़ा लेट होता अच्छा। तो हमारी जो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं, कुछ सॉइल पर डिपेंड करती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती हैं। जैसे केसर है तो बहुत लो टेम्परेचर में होता है, बर्फ में होता है बिल्कुल, तो हमारे यहाँ नहीं हो पाता सक्सेस। तो ऐसी जो परिस्थितियां जब आ जाती हैं तो गर्मियों में हालांकि डेवलप हो जाएगा पपीता, तो हमें हार्मोन का सहारा लेना पड़ता है। हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। पारस फोटोसिंथेसिस हार्मोन है। पारस फोटोसिंथेसिस की क्या विशेषता है कि वो फोटोसिंथेसिस क्रिया को, यानी पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है। जी। और हमारा एक जिब्रेलिक एसिड एक इस प्रकार का रसायन है कि पौधे की डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी सुप्त अवस्था को तोड़ देता है। जी। हम चाहें यदि किसी बीज को इस समय उगाना, इस टेम्परेचर में, तो किसी भी टेम्परेचर में बीज को जगा देता है। तो इस तरह की जो हार्मोनिक प्रक्रियाएं हैं वो हमें पेड़ पत्तों पर अपनानी पड़ती हैं। जी।
तो गुरु प्रसाद जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे सवाल पूछने के लिए और संपर्क करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, बलवीर सिंह जी को, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। बलवीर सिंह जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, हाँ जी मैम जी। हाँ जी, जी बलवीर सिंह जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी मैम जी। डॉक्टर साहब, जो गेंदा का फूल जो लगाना होता है, ये कब लगाना होता है? देखिए, गेंदे के बारे में आपको सामान्य जानकारी दें। हाँ 2 इसकी अच्छी प्रजातियां हैं, हाँ। पूसा बसंती और पूसा नारंगी। अच्छा जी। इसकी पौध डाली जाती है बरसात के दिनों में। अच्छा। अगस्त सितंबर में इसकी पौध डाली जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, ठीक। और बीज डालने के लिए प्रति हेक्टर आपको 800 ग्राम बीज चाहिए और 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 40 सेंटीमीटर इसकी लाइन से लाइन की दूरी। ठीक है, सड़ी हुई कंपोस्ट खाद 2 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अपने खेत में मिला लें और ठीक है, ठीक। थोड़ी उसमें नीम की खली या प्रेस मड। देखिए, इसमें केमिकल कम डालें और रासायनिक खादों से बचें। इसमें आप डालें सड़ी हुई कंपोस्ट खाद और प्रेस मड यानी गन्ने की मैली, नीम की खली, बहुत सारी जो देसी हमारे उत्पाद हैं उनको प्रयोग करें तो अच्छा फूल आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब जी, दूसरा एक लौकी का बीज चला, कोई कहते 400 क्विंटल निकल जाता है 1 एकड़ से। पूसा हाइब्रिड 3 हाइब्रिड ये दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। बहुत अच्छा बीज है। ठीक है, ठीक। इसमें आपका 2-3 फुट की बेल होने के बाद ही फूल फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाएगी और इसमें बहुत सारे चोइया एकदम लद जाएंगे। काफ़ी अच्छी पैदावार देगा। छोटा ही बढ़ता है लेकिन पैदावार बहुत अच्छी है इसकी। जी बलवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे और भी सवाल। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। देसी केचुआ है तो मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। उसमें फॉलिक एसिड जिसे हम आयरन कहते हैं जी, नाइट्रिक एसिड जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, फास्फेटिक एसिड, तीनों तत्व मिल जाते हैं उसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल। दोस्तों, चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं उपेंद्र सिंह जी को और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, बोला जाए। सर, आपको सवाल पूछना चाहते थे? सूरजमुखी की खेती करना चाह रहे हैं जी, पूछिए अपना सवाल। और उसमें हम चाह रहे हैं सूरजमुखी की खेती में अंतर्वर्तीय कोई खेती होगा कि नहीं होगा? नहीं, सूरजमुखी के अंतर्गत दूसरी फसल नहीं हो पाती है क्योंकि सूरजमुखी के जो पत्ते हैं वो ढक लेते हैं ज़मीन को, बिल्कुल छाया कर देते हैं। और सूरजमुखी 100 दिन की फसल है, आजकल उसका बोए जाने का समय है। जहाँ तक सवाल आपने किया ऑर्गेनिक खेती का, तो उसमें 2 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सड़ी हुई कंपोस्ट खाद डालें, नीम की खली डालें और प्रेस मड यानी गन्ने की मैली ये डालें। थोड़ा सा अगर आप डाल सकते हैं तो जीवांश खाद में केंचुए की खाद डालें। केंचुए की खाद बहुत गुणकारी होती है, इसमें फास्फोरस भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो आप इस प्रकार से जो रासायनिक उर्वरक से बच सकते हैं और ये हर्बल खेती यानी आपकी जो है ऑर्गेनिक, जो बिना कीटनाशक के और बिना रासायनिक उर्वरक के होनी चाहिए, वो होगी। कि अभी तक मैं 4 साल से इस वर्मी कंपोस्ट पर ही हम खेती कर रहे हैं। हाँ, ठीक कर रहे हैं आप। तो अभी जो स्थिति है कि वर्मी कंपोस्ट में कितना अपना वर्मी कंपोस्ट तैयारी में करता हूँ, कितना डाले कि हमको और कोई रासायनिक और खाद देना नहीं पड़े? देखिए, वर्मी कंपोस्ट आपको फिर बढ़ानी पड़ेगी मात्रा, कम से कम आधा किलो प्रति वर्ग मीटर। आधा किलो वर्ग मीटर के सब नहीं समझ पा रहे हैं। वर्ग मीटर का तात्पर्य ये है कि 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, ये जो है आपका वर्ग मीटर हो गया। और हेक्टेयर के हिसाब से चाहेंगे तो आपको जो है 5000 किलो ये ऑर्गेनिक मैटर केंचुए की खाद ये डालें। तो मैक्सिमम है हुआ कि मिनिमम मैक्सिमम खाद उतना हुआ? हाँ, मैक्सिमम बताइए आपको डोज। अब मिनिमम तो ये कि जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। जैसे अभी वर्मी कंपोस्ट में अपनी गाय है तैयारी कर रहा हूँ जी,
और मैं अभी जैसे 1 क्विंटल के कट्ठा में डाल रहा हूँ, मतलब कट्ठा पर 2000 स्क्वायर फीट में हम 1 क्विंटल में 100 किलो देता हूँ। नहीं, 2000 स्क्वायर फीट में तो 100 किलो कम है, आप 200 किलो कर दीजिए इसे। 200 किलो कर रहे हैं। हाँ, यदि यूरिया, डीएपी, पोटास आप केमिकल नहीं डालते हैं तो ये मात्रा आपको 2 गुनी करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, इसीलिए सर धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे संपर्क करने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर जैसा कि उपेंद्र जी ने भी कहा कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं बिना किसी फर्टिलाइज़र के, तो सर क्या जो मात्रा खाद की डबल करनी, जैसा आपने कहा कि डबल करना पड़ेगा उसको, तो सर भरपूर उसको पोषण मिल जाता है पौधे को? जी हाँ, मिल जाता है। ऐसा केंचुए की खाद में क्या होता है कि केंचुआ, अगर ये देसी केंचुआ है तो मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, उसमें फॉलिक एसिड जिसे हम आयरन कहते हैं जी, नाइट्रिक एसिड जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, फास्फेटिक एसिड, तीनों तत्व मिल जाते हैं उसे। इसके अलावा जो हमारा जो गोबर में पालने वाले केंचुए हैं, जो विदेशी केंचुए हैं, तो वो गोबर खाते हैं और गोबर ही निकालते हैं। उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोरस की बढ़ जाती है, आयरन सल्फेट की बढ़ जाती है, थोड़ा जिंक की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो केंचुआ त्यागता है, मलमूत्र के रूप में त्यागता है, परंतु वो खाद बहुत उपयोगी हो जाती है। जी, मतलब कि हमें फिर कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती है। जी, तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं ओपी श्रीवास्तव जी को और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। जी ओपी श्रीवास्तव जी, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। अच्छा सर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे? जी जी जी, हमारा ये था कि हमारे यहाँ 4 साल की गाय है, जी, तो वो एक बार गावन होने के बाद दूध लगाओ, फिर उसके बाद वो गावन नहीं हो रही है। जी, देखिए, उसके लिए गाय के लिए थोड़ा सूखा चारा दें। कभी कभी ऐसा होता है कि गाय हीट में नहीं आती है, फैट हो जाता है ज़्यादा, हार्मोनिक प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सूखा चारा दें। और उसके लिए तो सूखा खाती है वो। हाँ, इसके लिए एक देसी उपाय भी है। देखिए, देसी उपाय ये है, कबूतर की बीट 100 ग्राम। कबूतर की बीट न मिल सके तो मुर्गी फार्म से कहीं से 100 ग्राम मुर्गी की बीट प्रतिदिन उसे खिलाएं। 5-6 दिन तक उसे कबूतर की 100 ग्राम बीट रोजाना खिलाते रहें। जी। तो उसके बाद नेक्स्ट 8-10 दिन बाद गाय के हीट में आने की संभावना है, तब उसे गर्भित कराएं। हार्मोनिक डिसबैलेंस से वो गर्भित नहीं हो रही है, हीट में नहीं आ रही है, तो इस देसी उपाय को आप करें तो अच्छा रहेगा। जी ओपी श्रीवास्तव जी, आप कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, ये हमारी एक और गाय जो जनी है जी, तो वो दूध कम दे रही है। कि दूध का सिद्धांत ये है कि मान लीजिए 10 किलो दूध दे रही है कोई भी दुधारू पशु, तो 5 किलो दाना चाहिए। अभी हमें 4 दिन से पहले ही ब्याई है वो। हाँ जी, उसी के संबंध में पूछ रहा था। देखिए, 4 दिन पहले भी आई है तो थोड़ा वो शुरुआत में कम ही दूध देती है, आप इंतजार करें। उसका जो थोड़ा सा ब्याने के टाइम पे जो खान पान दिया जाता है, इस तरह का खान पान दें। उसे गुड़ और सौंठ की जो ओटी बना के दें। गुड़ और सौंठ की? हाँ जी, गुड़ और सौंठ की ओटी बना के दें। और उसके बाद जो उसको चने की दाल खिलाएं भिगो करके। बिनौलों को ऐसा करें, गर्म पानी में आधा घंटा तक उसमें रांधें। भली भांत उसमें वो एडजॉर्ब हो जाएंगे, भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, सुपाच्य हो जाएंगे। तो बिलौले खिलाने से एक तरह से देखिए, जैसे लेडीज में जच्चापन होता है, इसी तरह से पशुओं में भी जच्चपना होता है। तो उसको इस समय ऐसी चीज़ें खिलाएं जो उसका जच्चापन सही हो जाए। दूध की चिंता न करें, दूध वो 15 दिन बाद अच्छे दूध पर आ जाएगी। जी ओपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी सटीक जानकारी आपने हमारे सभी कॉलर्स को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। तो दोस्तों, फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए आप ग्रीन टीवी। नमस्कार।